नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो में देखेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके पहले वीडियो में आपने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक और दूसरे वीडियो में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 74 तक आप देख चुके हैं। अब आइए देखिए अनुच्छेद 74 से लेकर के अंतिम तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको इस वीडियो में संकलित किया गया है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप अवश्य देखिए और वीडियो को पूरा-पूरा देखिए, क्योंकि पूरा-पूरा आप देखेंगे तभी वीडियो से आपको कुछ मिलने वाला है। झटपट में कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को जितना भी देख रहे हैं उसको पूरा देखिए। ये अनुच्छेद हैं, एक बार 2 बार देखेंगे आपको अवश्य ध्यान में आ जाएँगे और ध्यान से देखे रहेंगे तभी आप अपनी परीक्षाओं में धार दे करके क्वेश्चन को सही कर पाएँगे। तो देखिए अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 में देखिए मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा उसमें प्रधानमंत्री की सलाह से किस प्रकार से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। आगे देखिए अनुच्छेद 76, इसमें भारत का महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं उसका, कि प्रधानमंत्री किस मामले पर राष्ट्रपति को जानकारी देंगे, ये सब अनुच्छेद 78 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 79, संसद का गठन किया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद दिए गए हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है कि किस तरह से संसद का सत्र चलाया जाएगा, उसका सत्रावसान कब किया जाएगा और उसका विघटन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 86, संसद में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है कि किस तरह से राष्ट्रपति का सदन में अभिभाषण होगा और उनको सदन के समक्ष राष्ट्रपति का संदेश भेजा जाएगा। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, समय समय पर राष्ट्रपति महोदय विशेष अभिभाषण करते हैं, ये अनुच्छेद 87 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 89 में देखिए राज्यसभा का और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 79 में वर्णन दिया गया है और अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। इसी से संबंधित अनुच्छेद 97 है, इन दोनों के माने राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन भत्ते किस तरह से दिए जाएंगे, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 97 में दिया गया है। अनुच्छेद देखिए 108 इंपॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है और जो संयुक्त बैठक की जाती है साधारण विधेयक के मामले में की जाती है, न तो धन विधेयक के मामले में, न तो संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है। यह अनुच्छेद 108 के तहत सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयकों के मामले में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है, गतिरोध होने पर दोनों सदनों में। अनुच्छेद 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसको कि लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करती हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। अनुच्छेद 111, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 112, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि हम बजट कहते हैं, का वर्णन किया गया है। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, उसमें दिया गया है कि जो गवर्नमेंट होगी वार्षिक वित्तीय विवरण क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी, अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 122 है 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, यानी संसद में जो भी कार्रवाइयां की जाती हैं निम्न सदन और उच्च सदन में, उसके मामले में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है, उसको जांच के दायरे में नहीं लाएगी। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, ये दोनों सदन नहीं चल रहे हैं, कोई विधेयक लाना है, कोई नियम कानून बनाना है तो राष्ट्रपति उस संबंध में अध्यादेश ला सकते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है और अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 127 के तहत। तो ये देखिए सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ज्यों कहते हो आपको क्या करना है कि सरसरी निगाह से देखना है, 1-2 बार वीडियो को सुनना है, अच्छे से याद हो जाएंगे। इसको मैचिंग करने के लिए कभी आता है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलान दिया रहेगा। अनुच्छेद 129 में देखिए कि अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है कि उच्चतम न्यायालय जो भी व्याख्यायित करता है नियमों को, उसको अन्य न्यायालयों के समक्ष उस आधार पर और फैसले दिए जाते हैं। अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का दिया गया है, प्रारंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता।
अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत लेनी होती है कि आगे के अपील के लिए जाएंगे। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखिए अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। माने 148 में दिया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, और अनुच्छेद 149 में इनके क्या कार्य होंगे, इनकी शक्तियां क्या होंगी, ये सब दिया गया। अनुच्छेद 137 नियमों, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यानी कि जो भी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय देता है उन नियमों को, उन निर्णयों को पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि है कि जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए अनुच्छेद 153 में यह दिया गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होंगे, और अनुच्छेद 154 में दिया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल में होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का दिया गया है, और अनुच्छेद 161 के तहत कुछ क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल महामहिम को दी गई है, उससे संबंधित अनुच्छेद 161 है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होंगे, और अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की शक्ति अध्यादेश के संबंध में दिया गया है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, जिस तरह के कि एससी का सुप्रीम कोर्ट का 129 के तहत है, उसी तरीके से उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कैसे होगा कि 215 के तहत। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का है, और अनुच्छेद 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का दिया गया है। आगे देखिए 226 अनुच्छेद 226 इंपॉर्टेंट है, कुछ रीट निकालने की शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है, ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति को संसद को दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 249 के तहत यदि कोई मामला राष्ट्रीय हित में है जो कि राज्य सूची का विषय है, तो उस संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 250 में देखिए दिया गया है कि आपात घोषणा के समय राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद को है, यानी कि यदि राज्य में देश में आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर भी कानून बनाने की, विधि बनाने की शक्ति किसके पास चली जाएगी, संसद को चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन पे कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों ही क्या हैं, बहुत ही जरूरी हैं। यहाँ पे आपको अनुच्छेद 249 और 250 को अच्छे से पढ़ लेना है। अनुच्छेद 249 में क्या है कि राष्ट्रीय हित में है तब तो 249 है, और आपात उद्घोषणा है तब 250 है। और लगे हाथ देखिए 253 में क्या है कि विधि बनान अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए जो विधान होंगे उसमें क्या होगा कि संसद कानून बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए जो राज्य सूची के विषय हैं उसको संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 275 के तहत जो संसद है, जो संघ है, केंद्र सरकार है, वो कुछ राज्यों को क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग की स्थापना का विवरण दिया गया है प्रत्येक 5वें साल। अनुच्छेद 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनेगा, इसका वर्णन यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों को कृत्य, यानी कि जो लोक सेवा आयोग हैं उनको क्या क्या करना है इसका वर्णन दिया गया है। तो अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। और 320 में क्या है कि ये जो लोक सेवा आयोग है इनको करना क्या होगा। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन जो राज्यपाल को देंगे और राष्ट्रपति महोदय को देंगे, राज्यों के लोक सेवा आयोग राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपेंगे, उसके वर्णन का यहाँ पे दिया गया है किसमें, अनुच्छेद 323 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है कि देश में एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा का निर्वाचन कराएगा। अनुच्छेद 325 इसमें कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए उनको अपात्र नहीं माना जाएगा कि ये इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, इस लिंग से
हैं तो इनका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं जोड़ा जाएगा। इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते या अपात्र होगा, अपात्र नहीं होना है। माने कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो कि 18 वर्ष का हो चुका है, उसका नामावली में, निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने से मना नहीं कर सकते हैं। किस आधार पे? कि वह इस धर्म से है, इस जाति से है, इस मूल वंश से या इस लिंग से है। आगे देखिए, अनुच्छेद 326 में दिया गया है कि राज्य की विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। वैसे सभी चुनाव जो प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं वयस्क मताधिकार द्वारा ही हो रहे हैं। अनुच्छेद 330 में दिया गया है कि लोकसभा में SC/ST के स्थानों का जो आरक्षण है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338 SC/ST आयोग है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का है। और अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 340 में यह दिया गया कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनके भलाई के लिए इसका आयोग का गठन किया जाएगा और यह संवैधानिक आयोग बन चुका है 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 343, यह सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो, तो समझिए आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा में अनुच्छेद से संबंधित कितने भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसका आपका पूरा पूरा सही होगा। अनुच्छेद 343 में देखिए दिया है संघ की राजभाषा। राजभाषा यानी कि कामकाज की भाषा, राजकीय भाषा, किस संबंध में, किस भाषा में काम किया जा रहा है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 345 में दिया गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषा है। 343 में जिस तरह से संघ की दिया गया है कि संघ अपना केंद्र किस तरह से कामकाज करेगा, किस भाषा में, उसी तरीके से अनुच्छेद 345 में दिया गया है कि राज्य की राजभाषा क्या होगी, राजभाषाएं क्या होगी। एक से अधिक, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाओं को दिया गया है। उर्दू को भी 1989 में द्वितीय राजभाषा का प्रावधान किया गया, हिंदी और उर्दू को। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजभाषा है। अनुच्छेद देखिए 350 का, इसमें दिया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके जो प्राथमिक स्तर की भाषा है उसको कक्षा 1 से लेकर के 8 तक उसको क्या करेंगे? मातृभाषा में कराएंगे। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। यानी कि जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उनके भाषा की संरक्षण करें, जहाँ पे देखें कमियां हैं उसको ठीक करें। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का क्या प्रभाव होगा, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 353 में। देखिए अनुच्छेद 355 इसमें दिया गया है वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से राज्य की संरक्षा यानी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? संघ का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। कब? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 इसमें क्या है? वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है, जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ, आगे भी ना हो तो अच्छा है। अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 370 को देखिए जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, इसको समाप्त कर दिया गया। ये छोटे छोटे अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कुछ हम शार्ट में लिखे हैं ट्रिक के माध्यम से। 370 क, 370 ख, 370 370 71 क, 371 ख, 371 ग, 371 घ और 371 अंग। इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि नागालैंड और असम का मणि आंध्र के केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिलेगा। अब देखिए क्या है, नागालैंड को इसको करिए 371 का, और 371 ख असम, और 371 ग मणिपुर, और 371 घ आंध्र प्रदेश, और 371 अंग उनके केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिलेगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, नागालैंड और असम का मणि आंध्र के केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिलेगा। 5 अनुच्छेद एक वाक्य में आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए अनुच्छेद उसी का है, ये 371 क से लेकर के पूरे य तक, यानी 371 यदि क्लॉज ए मान लेते हैं तो ये 371 जे तक है, यानी कि यहाँ यदि हम इसको क मान लें तो यहाँ पर ये य तक है। ठीक, आगे देखिए ये क्या है कि
सिमिअरुगोवाक, सिमिअरुगोवाक। तो यहाँ पे सी से यानी कि सिक्किम हो गया 371 च, मी से मिजोरम है 371 है, 371 छ, और ये भी 371 है, 371 ज में अ से ए अरुणाचल प्रदेश है, और गोवा 371 झ, क ह कर्नाटक और हैदराबाद किस में है 371 ये में। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 371 ही है सब कुछ, 371 ये भी है, ये ज है, और ये क्या है ये है। इस तरह से आपने देखा है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस तरह से आपके सारे इंपॉर्टेंट संविधान के अनुच्छेद जो थे वीडियो के माध्यम से आपको दे दिए गए। इसको आप एक बार दो बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए कि हम आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना करके दें, जिससे आपका भला हो, परीक्षाओं में मन से लगे रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।